हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 जनवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। जब कभी आपकी कोई आलोचना करे तो आप उसको कभी भी निगेटिव तौर पर मत लीजिए। हाँ, आप उसको इस तरीके से लें कि आपकी अगर आलोचना हो रही है तो आपकी कमियों को बताया जा रहा है। हो सकता है आप अपनी कमियों को पहचान लें और उसे दूर करने की कोशिश करें। जितना जो आपकी कमियां बताएगा, आप उन कमियों पर वर्क करिए, उतना उसे दूर करने की कोशिश करिए। उससे होगा क्या कि जो भी आपकी कमियां हैं वो जल्दी पूरी होंगी, आपकी रफ्तार बढ़ेगी सफलता की तरफ। इसलिए कहा जाता है कि अगर कांटे पे पैर रखते हैं तो आपकी जो चलने की गति है वो बढ़ जाती है। तो जैसे ही आप अपनी आलोचनाएं सुनेंगे, आपको और उत्साह जगेगा आगे बढ़ने के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए। तो अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है कि कौशल विकास में अब AI व 3D प्रिंटिंग का भी परीक्षण। दूसरी न्यूज़ है चुनाव अफसरों पर कार्रवाई से पहले मंजूरी ले, ये स्टेटमेंट दिया है आयोग ने, यानी कि चुनाव आयोग ने। और तीसरी न्यूज़ है टीकाकरण अभियान आज से। देश में आज से कोरोना का जो सबसे बड़ा टीका अभियान शुरू होने वाला है 10:30 बजे से, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी स्वयं करेंगे। तो अब पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कौशल विकास में अब AI व 3D प्रिंटिंग का भी होगा प्रशिक्षण। बदलती जरूरतों और मांग के आधार पर युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू हो गया है। योजना की शुरुआत करते हुए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि इसके तहत न सिर्फ पूरे देश में जिला स्तर पर कौशल विकास का स्थायी ढांचा तैयार किया जाएगा, बल्कि युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D प्रिंटिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौशल विकास यानी कि जो इसकी बात हो रही है वो है क्या। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसकी शुरुआत 16 जुलाई 2015 में हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में जो जितने भी कम पढ़े लिखे युवा थे उन्हें फ्री में प्रशिक्षण देना, यानी कि वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें उन्हें फ्री में प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें अपनी योग्यता के हिसाब से रोजगार प्रदान किया जाए, ताकि देश में बेरोजगारी कम हो सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY के द्वारा 2022 तक देश के 40 करोड़ युवाओं को फ्री में प्रशिक्षण देने की योजना है। नेक्स्ट है चुनाव अफसरों पर कार्रवाई से पहले मंजूरी ले चुनाव आयोग। देखिए, कई बार क्या होता है, जब स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्यों के जब चुनाव होते हैं तो उसमें राज्य की जो पार्टियां होती हैं वो कहीं ना कहीं से जो राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं उनके खिलाफ शिकायतें करती रहती हैं, उन पर गलत आरोप लगाए जाते हैं कि वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे कई आरोपों की वजह से चुनाव आयोग के जो कार्य हैं वो बाधित होते हैं। इसी पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने अब ऐसी किसी भी कार्रवाई पर आयोग की यानी कि चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी होगी, ऐसा निर्णय दिया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अब इसमें और क्या लिखा गया है कि चुनाव के बाद बिना किसी ठोस आधार पर राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और दूसरे चुनाव अधिकारियों को परेशान किए जाने की कुछ घटनाओं का संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने सभी प्रदेशों को निर्देश दिया है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने से पहले उसकी मंजूरी ली जाएगी। आयोग ने कैबिनेट सचिव और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारियों के कार्यकाल के समय और आयोग के साथ उनकी जिम्मेदारी के पूरा होने के बाद 1 साल की अवधि में भी कार्यवाही के लिए उसकी मंजूरी ली जानी चाहिए। पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि कई बार अधिकारियों को राजनीतिक प्रतिशोध के लिए अनावश्यक मामलों में आरोपी बनाया जाता है। चुनाव आयोग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके वर्तमान में मुख्य सूचना चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। उनके अलावा 2 चुनाव आयुक्त और हैं, राजीव कुमार और सुशील चंद्र। तीसरी न्यूज है कि टीकाकरण अभियान आज से। कोरोना महामारी के जंग के बीच भारत इतिहास रचने को तैयार है। देश ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए कमर कस लिया। शनिवार 16 जनवरी को 10:30 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी व फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इससे पहले दिन 3 लाख के टीकाकरण का लक्ष्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को देश में टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने निर्माण भवन में स्थापित कोविड कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया। अब इसमें जो अहम बातें हैं वो देख लेते हैं, पॉइंट के तौर पर दी गई हैं कि देश भर में कुल 3006 केंद्रों से होगी अभियान की शुरुआत। एक केंद्र पर 100 लोगों को टीका लगाए जाने की है तैयारी। पहले दिन 3 लाख लोगों को लगाया जाएगा टीका। समय के साथ टीका केंद्रों की संख्या बढ़ाने की भी व्यवस्था की गई है। पहले चरण में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स भी पहले चरण का हिस्सा बनेंगे। पहले चरण के टीकाकरण का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। दूसरे चरण में 50 लाख से ज्यादा उम्र के लोग 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल होंगे। पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी मिलेगी प्राथमिकता और उम्र की पुष्टि के लिए मतदाता सूचियों का भी किया जाएगा प्रयोग। दूसरे चरण में कुल 27 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। तो ये नेशनल पेज थी। अब नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज है हमारे लिए और वो न्यूज है कि आईएमएफ ने भारत की कृषि सुधारों को बताया सही। देखिए आईएमएफ हमेशा से भारत के एक तरीके से पक्ष में रहा है, चाहे वो लोन देने की बात हो या फिर किसी भी तरीके से। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो कार्य क्षेत्र है वो व्यापक तौर पर काफ़ी बड़ा है और उसने अगर भारत के लिए कृषि सुधार को सही कदम बताया है तो निश्चित तौर पर इस अभियान का विदेशों में इस अभियान से विदेश में भारत की छवि और सुदृढ़ होगी। भारत सरकार के कृषि सुधारों का घरेलू स्तर पर किसानों का एक वर्ग और कुछ राजनीतिक दल भले ही विरोध कर रहे हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। आईएमएफ का मानना है कि इससे कृषि क्षेत्र में बिचौलियों की भूमिका सीमित होगी, जिसका सही असर होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने कोरोना के खिलाफ भारत सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की तारीफ करी है। यह भी कहा है कि भारत ने इस महामारी से लड़ने के लिए जो कदम उठाए वो बेहद निर्णायक रहे। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने वैश्विक सालाना कॉन्फ्रेंस में इस बात के संकेत दिए हैं कि जल्द ही रिलीज की जाने वाली वैश्विक रिपोर्ट में भारत की स्थिति मजबूत दिखाई जाएगी। यह रिपोर्ट 26 जनवरी 2021 को रिलीज की जाने वाली है। आईएमएफ के बारे में जान लीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का कार्य करती है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वर्तमान में इसकी एमडी हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज हैं। पहली न्यूज है कि केंद्र अब तक के सबसे बड़े विनिवेश लक्ष्य की तैयारी में, और दूसरी न्यूज है कि 5 वर्षों में 100, यहां पर 100 होगा, यूनिकॉर्न वाला देश होगा भारत। सबसे पहली न्यूज से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विनिवेश जिस शब्द का यहाँ बार बार इस्तेमाल हो रहा है वो है क्या। विनिवेश का अर्थ होता है कि सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि पीएसयू, पब्लिक सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहलाती है। विनिवेश की इस प्रक्रिया से सरकार को दूसरी योजनाओं पर खर्च करने के लिए धन मिलता है। किसी पीएसयू में विनिवेश प्रक्रिया का उद्देश्य इस कंपनी का बेहतर प्रबंधन भी होता है। सपोज करिए जैसे सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें क्या होता है कि अब अगर विनिवेश किया जा रहा है तो 10% का विनिवेश किया जाएगा। अब 10% में लोग इसके शेयर्स लेंगे तो उससे जो आमदनी होगी वो भारत सरकार की आमदनी मानी जाएगी और वो दूसरी योजनाओं पर उस पैसे को खर्च करेंगे। तो इस न्यूज में और क्या है ये देख लेते हैं कि कोरोना के कारण आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार आगामी बजट में अब तक का सबसे बड़ा विनिवेश लक्ष्य रख सकती है। आगामी वित्त वर्ष के लिए विनिवेश का लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने 2.1 लाख करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक लक्ष्य का 6% ही हासिल किया जा सका है। अब इस वर्ष इन जो विनिवेश होने हैं वो देखिए यहाँ पर दिया गया है। पहला है बीडीएल, इसका 771.46 करोड़ का विनिवेश है। एचएएल, इसका 4924.23 करोड़ का। फिर है एमडीएल, इसका 442.79 करोड़ का। आईआरसीटीसी, ये इसका है 4473 करोड़ का। आईआरसीटीसी एम्प्लॉयज का है 0.76 करोड़ का। अन्य का भी होना है जो 1837.84 करोड़ रुपए का है। नेक्स्ट न्यूज है कि 5 वर्षों में होगा 100 यूनिकॉर्न वाला देश भारत।
यूनिकॉर्न यानी कि $1 अरब से ज्यादा के कारोबार करने वाले स्टार्टअप की संख्या भारत में अगले 5 वर्षों में तेजी से बढ़ सकती है। पिछले वर्ष 11 नई भारतीय कंपनियों ने यूनिकॉर्न का तमगा हासिल किया था। बैंक ऑफ अमेरिका ने एक रिपोर्ट में शुक्रवार को कहा था कि वर्ष 2025 तक इनकी संख्या 100 हो सकती है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रिलायंस जियो की डिजिटल क्रांति की वजह से यूनिकॉर्न की फौज खड़ी हुई है। भारत में अभी कुल 37 यूनिकॉर्न हैं और भारत में मूल्य के लिहाज से फ्लिपकार्ट सबसे ऊपर है। इसका मूल्यांकन अभी $25 अरब है। दूसरे स्थान पर करीब $16 अरब के साथ पेटीएम, तीसरे स्थान पर शिक्षा से जुड़ी कंपनी बायजूस है जिसका बाजार मूल्य $11.1 अरब पर पहुंच गया है। बायजूस एजुकेशन सेक्टर की कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। अगर एजुकेशन सेक्टर इतना बढ़ सकता है, भारत में ही बढ़ सकता है। ब्रिटेन जैसे विकसित देश में भी वर्ष 2020 में यूनिकॉर्न की संख्या 21 से बढ़कर 24 हुई है। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है हमारा, पाकिस्तान के हाथों में खेलते खालिस्तान। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी तत्वों की सक्रियता इसलिए चिंता का कारण है क्योंकि विभिन्न देशों में उनकी गतिविधियां पहले से जारी हैं। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के संबद्ध सामरिक विश्लेषक दिव्य कुमार सोती द्वारा। दूसरा आर्टिकल है भारतीय चिकित्सा को मिली नई पहचान। भारत ने यह भी साबित किया है कि प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने पर हर तरह के वायरस से बखूबी निपटा जा सकता है। और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा। तीसरा आर्टिकल है कि सबसे बड़ा अभियान, जो टीकाकरण अभियान आज से शुरू होने वाला है, वो अब तक का देश का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा टीका अभियान है। और इस न्यूज में क्या है हम आगे देखेंगे। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। कृषि कानूनों के विरोध की आड़ में खालिस्तानी तत्वों का सक्रिय होना चिंताजनक है। यह चिंता तब से और बढ़ी है जब से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि इन आंदोलनों में प्रतिबंधित खालिस्तान तत्वों ने घुसपैठ कर ली है। उन्होंने यह बात तब कही जब कंसोर्डियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन की ओर से पेश वकील ने यह आरोप लगाया कि सिख फॉर जस्टिस नामक प्रतिबंधित संगठन विरोध प्रदर्शन में शामिल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से हलफनामा पेश करने को कहा। पता नहीं इस हलफनामे में क्या होगा, लेकिन यह एक तथ्य है कि बीते करीब 50 दिनों में खालिस्तानी तत्व किसानों के बीच घुसपैठ करते हैं। अब खालिस्तानी देखिए वो लोग हैं जो पंजाब में जो सिख धर्म है उसमें से कुछ ऐसा तबका है जो एक अलग राष्ट्र बनना चाहता है, और इसकी शुरुआत आज से नहीं बहुत पहले से चल रही है। जो अपने आप को एक अलग राष्ट्र के तौर पर मानते हैं, अपने लिए एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वही खालिस्तानी है जो भारत में पनप रहे हैं। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी उसके लिए आवाजें उठाई जा रही हैं कि भारत में भी एक खालिस्तानी देश होना चाहिए। खालिस्तानियों का पाकिस्तान से पुराना गठजोड़ है। खालिस्तानी यह देखने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान में किस तरह सिख लड़कियों को उसी तरह अगवा किया जा रहा है जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि खालिस्तानी उस पाकिस्तान की कठपुतली बने हुए हैं जहां सिखों का जीना मुहाल है। ये पाकिस्तान ने भारत से घृणा के चलते अपनी एक मिसाइल का नाम अहमद शाह अब्दाली के नाम पर रखा है। अब्दाली ने 18वीं शताब्दी में भारत पर कई हमले कर भीषण नरसंहार को अंजाम दिया था। इनमें मथुरा, वृंदावन और अमृतसर में किए गए जन संहार भी शामिल है। अब्दाली ने स्वर्ण मंदिर को 2 बार गिराया और पवित्र अमृत सरोवर को गायों को काटकर उसमें भर दिया। 5 फरवरी 1762 को अब्दाली ने हजारों की संख्या में सिखों का नरसंहार कराया, जिससे अधिकतर स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध शामिल थे। तो ये पाकिस्तान की एक चाल आप मान सकते हैं कि जो कई बार वो भारत को किसी न किसी तरीके से प्रोवोक करने की कोशिश करता है, भड़काने की कोशिश करता है। और खालिस्तान की मांग जो पहले से चल रही है वो इस आंदोलन में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जैसा कि इस आर्टिकल में भी लिखा गया है कि ऐसे तत्व इसमें शामिल हो गए हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। किसान नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए कि किसान आंदोलन में खालिस्तान के नारे क्यों लग रहे हैं। क्यों इस आंदोलन में कुछ लोग जब तक भिंडर वाले के पोस्टर बैनर लिए हुए दिख जाते हैं। पाकिस्तान के मंत्री ऐसे तत्वों को समर्थन क्यों दे रहे हैं। क्या इसलिए कि भारत सरकार पंजाब के हिस्से के पानी को पाकिस्तान की ओर जाने से रोकने की बात कर रही है। सवाल यह भी है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों की अचानक खेती में क्या दिलचस्पी हो गई। नेक्स्ट आर्टिकल है भारतीय चिकित्सा को मिली नई पहचान।
कोरोना से निपटने के लिए 2 स्वदेशी टीकों का निर्माण कर भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने टीके का निर्माण किया है। इसमें भारतीय वैज्ञानिकों के आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य को हासिल किया है जिस पर हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए। भारत न केवल टीका बनाने के मामले में आत्मनिर्भर बना, बल्कि इस मामले में दूसरे देशों का भी मददगार बनेगा। जनसंख्या के लिहाज से दुनिया की 18% आबादी वाले भारत ने बाकी देशों की तुलना में अपनी परंपरागत या मूल चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद के बल पर न केवल महामारी के संकट से लंबे काल तक निपटा, बल्कि इसकी बदौलत बाकी देशों की तुलना में औसत मृत्यु दर 1.5% से भी कम रखने में सफलता हासिल की। भारत ने यह भी साबित किया कि प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने पर हर देश के वायरस में बखूबी निपटा जा सकता है। कोरोना से निपटने में भारतीय चिकित्सा पद्धति के सफल प्रयासों की सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन से की जा सकती है। देखिए, इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ है नहीं, पॉइंट्स जो आपको बताए जाएं। कोरोना काल में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आयुर्वेद के उत्पादों की बिक्री करीब 6 गुना बढ़ गई है। इस दौरान करीब 200 नए उत्पाद बाजार में आए हैं। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की एक प्रमुख आयुर्वेदिक औषधि च्यवनप्राश है। संक्रमण काल में पूरे साल इसकी मांग कम नहीं हुई। इसी तरह गिलोय, तुलसी, हल्दी और अश्वगंधा ने भी मांग में नियत बढ़ोतरी बनाए रखी। देखिए, भारत में और देशों के मुकाबले वाकई में केसेस कम हैं। अगर प्रति 10 लाख पर देखा जाए तो 84 ही केस अब सामने दिख रहे हैं। अब ये आंकड़े भारत सरकार के हैं। समझने वाली बात ये होगी इसमें कि ब्रिटेन में स्थिति लॉकडाउन के बावजूद बहुत ही भयावह बनी हुई है। वो भी आज के इस न्यूज़पेपर में दिखाया गया है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं था, इसलिए उसको नहीं लिया गया इस वीडियो में। लेकिन ऐसा कैसे कि भारत में स्थिति इतनी भयावह होने के बाद इतनी नियंत्रण में आ जाए। अब देखिए, टीकाकरण जो अभियान चल रहा है उसमें आगे क्या उसके परिणाम होंगे वो लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आपको पता चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से और देशों में स्थिति अब बिगड़ती जा रही है, भारत में स्थिति संभली हुई है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कब तक संभली रहती है ये देखने वाली बात है। नेक्स्ट आर्टिकल है सबसे बड़ा अभियान। महामारी कोविड-19 पर लगाम लगाने के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो स्वनिर्मित यानी खुद के बनाए हुए वैक्सीन का उपयोग कर रहे हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है और देश को इस पर गर्व होना चाहिए। इस टीकाकरण अभियान की एक विशेषता यह भी है कि यह इस तरह का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। चूंकि देश के साथ दुनिया की भी निगाहें भारत पर होंगी, इसलिए इस अभियान में शामिल केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं कोई बाधा समस्या न खड़ी होने पाए। इसके लिए हर स्तर पर आपसी समन्वय और सहयोग के साथ सेवा भाव आवश्यक होगा। टीकाकरण में शामिल सरकारी मशीनरी के साथ साथ टीकों के लाभार्थियों को भी संयम और अनुशासन का परिचय देना होगा। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए पहुंचने लगे खिलाड़ी। सत्र के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए खिलाड़ी और अधिकारी 15 चार्टर्ड फ्लाइट से यहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले पहुंचने वालों में 2 बार की चैंपियन विक्टोरिया अंजारेका शामिल है। कड़े कोरोना प्रोटोकॉल और 14 दिन के क्वारंटाइन के बावजूद उन्होंने यहां पहुंचने पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने ट्वीट किया कि मेलबर्न पहुंच गई हैं, सभी को धन्यवाद, कहा कि यह ग्रैंड स्लैम हो रहा है और इससे जो और भी खेल हैं उन्हें शुरू करने में मदद मिलेगी। तो ये आज का यानी 16 जनवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।